हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है पशुपालन, है ना। और पशुपालन में जो हमारा जो आज का विषय है वो है गाय, है ना, काव, है ना। ध्यान रखना, सबको पता है। एक बार प्रणाम कर दो। गाय तो क्योंकि गाय हमारी माता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं गाय के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गाय का जो कुल है वो क्या होता है। तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, गाय का जो कुल है वो बोवड़ी होता है। कौन सा कुल होता है? बोवड़ी कुल होता है। इसके साथ ही जो गाय होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखो, थोड़ा देखते हैं। एक तो आपकी होती है देसी गाय। कौन सी? देसी, या हम कह सकते हैं कि भारतीय गाय, ठीक है। दूसरी होती है प्यारे विद्यार्थियों विदेशी गाय। कौन सी होती है? विदेशी गाय। विदेशी गाय, ध्यान रखें ना। जो आपकी भारतीय जो गाय होती है ना, जो देसी जो गाय होती है, इसकी बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है ना। और विदेशी की बात करें तो विदेशी जो गाय है और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो बॉस टॉरस होता है। ध्यान रखें, टॉरसस भी काफ़ी बुकों में टॉरसस भी आपको देखने को मिलेगा, और बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस। तो ध्यान रखें, गाय का जो देसी गाय यानी कि भारतीय वाली गाय, उसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। और विदेशी गाय का क्या होता है? बॉस टॉरस होता है। ध्यान रखें इसका। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 60। ध्यान रखें, देखो काफ़ी बुकों में इसको 58 भी देके रखा हुआ है ना। 58 नहीं है। बॉस इंडिकस जो देसी गाय है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बराबर 60 होते हैं, और साथ ही इसमें भी 2n बराबर 60 होते हैं। ध्यान रखें इसका। गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर 60 होते हैं। तो थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लें, है ना। कुल क्या बताया मैंने? बोवड़ी बताया, और उसके बाद आपकी देसी गाय और विदेशी गाय। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि आप कैसे पहचानोगे। आपको नहीं पता है कि देसी गाय क्या होती है, विदेशी गाय क्या होती है, ठीक है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? है कि नहीं? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ उसमें, ये नोट करें। चलिए देखते हैं विदेशी गाय और देसी गाय में अंतर। तो यहाँ आपके लिख लें प्यारे विद्यार्थियों देसी गाय, ठीक है, और इसके बाद आप लिख लें विदेशी गाय, ठीक है। जो देसी गाय जो है ना, बॉस जो आपकी बॉस इंडिकस है, सबसे पहली बात कि इसमें जो है कुबड़ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कुबड़। इसका सबसे पहला है कि देसी गाय में कुबड़ उपस्थित होता है, ठीक है। आप जब देसी गाय देखोगे, यदि आप कैसे पहचानोगे? जिसमें कुबड़ है, हम्प है, वो आपकी क्या है? देसी गाय है। और जिसमें आपको कुबड़ रहित, मतलब जो विदेशी गाय होती है वो कुबड़ रहित होती है ना। देसी गाय कुबड़ उपस्थित होता है और विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ ही जो देसी गाय, अब क्योंकि कुबड़ है तो इसका जो कमर है वो धनुषाकार होती है ना। ध्यान रखें, तो जो देसी गाय की जो कमर है वो कैसी होती है? धनुषाकार होती है, ठीक है, धनुषाकार होती है। और इसकी जो है एकदम जो आपकी जो विदेशी गाय है, विदेशी गाय की एकदम बिल्कुल प्लेन होती है ना। ये देखो, ये इस प्रकार की जो है ये प्लेन होती है। ये जो है कमर एकदम समतल, हम कह सकते हैं कि समतल होती है, ठीक है। ध्यान रखें, तो देसी गाय में कुबड़ होता है, कमर धनुषाकार होती है। और सबसे बड़ी खास बात कि एक गल कम्बल, लटकता हुआ गल कम्बल इसमें आपके देसी गाय में आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बेटा? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, मेरे स्वीट एंड ट्वीट मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें ना, गल कम्बल। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। गल कम्बल लटकता हुआ। अब आप बोलोगे सर गल कम्बल क्या होता है? देखो, जो गर्दन होती है, जो पशु का जो मुंह होता है, और मुंह और जो धड़ होता है, उसमें गर्दन के नीचे जो खालसी जो लटकी हुई रहती है ना, वो गल कम्बल कहते हैं उसे, है ना। ध्यान रखें। लेकिन जो आपकी जो विदेशी गाय है, विदेशी गाय में गल कम्बल अनुपस्थित होता है ना। विदेशी गाय में
डल कम्बल जो है अनुपस्थित होता है। इसके साथ ही जो देसी गाय जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों, इस देसी गाय की यदि मैं बात करूं तो ये गर्मी भी सहन करने की इसमें क्षमता होती है ना, प्रतिरोधक क्षमता जो है ज़्यादा यदि देखने को मिलती है तो वो देसी गाय में देखने को मिलती है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि गर्मी सहनशील है ना, गर्मी सहनशील होती है। और आपकी जो विदेशी है ये गर्मी असहनशील होती है ना, गर्मी को ये सहन नहीं कर सकती, गर्मी असहनशील, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगला है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पाई जाती है वो आपके देसी गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा पाई जाती है और विदेशी गाय में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों ना। चलिए तो ये नोट कीजिए, है ना। उसके बाद देखते हैं कि आपकी जो गाय हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो देखो, अब वर्गीकरण की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गाय का जो वर्गीकरण है उसकी बात कर लेते हैं। वर्गीकरण में उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता, यूटिलिटी के आधार पर 3 प्रकार की आपकी जो है गाय होती है। सबसे पहली होती है दुधारू गाय। दुधारू मतलब इसको हम कहते हैं मिल्च ब्रीड, ठीक है। दूसरी होती है, मतलब ये दुधारू मतलब दूध देने वाली, ठीक है, जिनका पर्पज उपयोगिता क्या होती है, दूध देने के लिए हम उपयोगिता यूज करते हैं। और दूसरी होती है भारबाई। भारबाई क्या होती है? बोझा ढोने वाली। ध्यान रखें, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्यारे विद्यार्थियों? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बस ध्यान रखें, ठीक है। जो भारबाई है ना, दूसरे प्रकार की भारबाई मतलब जिनका उद्देश्य, जिनका कार्य क्या होता है? बोझा ढोना, मतलब जिसके जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। अब तीसरी जो होती है, तीसरी होती है दोनों का जो मिश्रित रूप है ना। और मिश्रित रूप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? द्विटाजी नस्लें। द्विटाजी नस्लें मतलब द्विप्रयोजनीय, आप कह सकते हो कि ड्वेल पर्पज, है ना। ये भी आप कह सकते हो कि ड्वेल पर्पज, ठीक है, ड्वेल पर्पज, है ना। और आपकी जो भारबाई हैं इनको आप जो है ड्रॉट भी कह सकते हो ना, ड्रॉट ब्रीड, ठीक है। आपके जो है वर्गीकरण में बात करें तो आपके 3 प्रकार की हैं। और यदि अब इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की जो है बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो आपकी जो दुधारू जो रहती हैं उसमें साहिवाल है, साहिवाल के बाद गिर है, देवनी है, राठी भी है। राठी जो है आपकी इसमें डोल पर्पज में भी आ जाती है। और राठी जो है मिल्च ब्रीड भी है, ध्यान रखें इसका, है ना। राठी है और एक आपकी सिंधी भी है। अब देखो पूरे तो नाम नहीं लिख सकते क्योंकि जो गाय की जो नस्लें अभी एट प्रेजेंट की बात करें, नाउ डे, है ना, एट प्रेजेंट में यदि मैं बात करूं तो गाय की अभी तक रजिस्टर्ड जो नस्लें हैं वो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 50, है ना। और रजिस्ट्रेशन कौन करता है? गाय का मतलब जितनी भी नस्लें होती हैं पशुओं की, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद जो है इसको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थी। चलिए ड्रॉट में थोड़ा सा देख लेते हैं भारबाई। तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है भारबाई वो होती है नागौरी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी नागौरी के बाद प्यारे विद्यार्थियों मालवी भी आपकी भारबाई होती है, ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी मेवाती भी एक तरह से भारबाई जो है। हाँ, दुधारू भी, ये दूध प्रयोजनी भी काम में ले ली जाती है मेवाती। इसके बाद अमृतमहल और भी है ना। अमृतमहल है, कंडायम है, खेलारी है ना, बेच्योर है। ये सभी नस्लें जो है आपकी कैसी होती हैं? भारबाई होती हैं। द्विटाजी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो देखो द्विटाजी में सबसे श्रेष्ठ जो द्विटाजी है वो है हरियाणा। उसके बाद जो है थार पार्कर जो आपके कैंट, है ना, राजस्थान वाले जो इलाके में जहाँ से कैंट पाकिस्तान से इसका उत्पत्ति स्थान है, ध्यान रखें आप। इसके बाद जो है थार पार्कर के बाद बात करें तो टाटरेज है। टाटरेज ये भी आपकी जो है कैसी होती है? द्विटाजी होती है। हरियाणा है, थार पार्कर है, टाटरेज है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों और भी है, जैसे मैं बात करूँ आपके निमाड़ी है ना, निमाड़ी है,
है ना। और इस मेवाती को आप चाहो तो इसमें नोट कर लो, है ना, मेवाती को आप इसमें नोट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। मेवाती भी है। तो ये जो है आपके वर्गीकरण है, दुधारू है, आपकी भारवाही है और द्विटाजी नस्लें हैं। ये 3 प्रकार की जो होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप जो है नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए, लिख लिया मेरे क्यूट से प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि विदेशी, है ना, विदेशी जो गाय हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए विदेशी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विदेशी गाय, देखो विदेशी गाय में कौन कौन सी गाय हैं जो विदेशी हैं और उनका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान क्या है उसकी हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहला प्यारे विद्यार्थियों एक है ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। और ब्राउन स्विस जो है इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड है। इसके साथ ही आपकी जो है दूसरी है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, मतलब जिसको हम HF बोलते हैं, और हॉलिस्टीन फ्रीजियन का है प्यारे विद्यार्थियों हॉलैंड, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो है जर्सी है जिसमें सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। जर्सी जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है ना। आपसे कोई पूछ ले कि सर्वाधिक जो वसा है वो किस नस्ल में पाई जाती है, तो जर्सी में पाई जाती है ना। विदेशियों में सब में बात करें तो आपकी जर्सी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? जर्सी द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखें, जर्सी द्वीप है। इसके अलावा आयरशायर है, आयरशायर, और आयरशायर कहाँ की है प्यारे विद्यार्थियों? स्कॉटलैंड। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की, है ना। आयरशायर आपसे पूछ ले कि आयरशायर कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। इसके साथ और बात करें तो डेनमार्क है, डेनमार्क, है ना, सॉरी डेनमार्क नहीं, रेड डेन, है ना, और डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान है। अगली है रेड डेन, है ना, रेड डेन जो लाल होती है ना, और इसका है डेनमार्क। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? डेनमार्क होता है ना। ब्राउन स्विस हो रही, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो रही, जर्सी हो रही, आयरशायर हो रही, रेड डेन हो रही, ठीक है, नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ ही डरनसी, है ना, एक और आप लिख सकते हो, डरनसी है, डरनसी, और डरनसी का जो है उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान क्या है? डरनसी द्वीप। इसके अलावा एक और है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपकी जो है शॉर्ट हॉर्न। क्या है? शॉर्ट हॉर्न, और शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये आपकी जो है विदेशी गाय है ना, ध्यान रखें। एक बार देख लेते हैं फिर से जो है विदेशी गायों में, है ना। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड है, जर्सी द्वीप जर्सी है, आयरशायर जो है स्कॉटलैंड है, रेड डेन डेनमार्क है इसका उत्पत्ति स्थान, डरनसी का डरनसी है, शॉर्ट हॉर्न का प्यारे विद्यार्थियों क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है ना, ध्यान रखें। तो ये नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, विदेशी गाय, है ना। थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, अब थोड़ी सी जो है सामान्य जो है परिचर्चा करेंगे, है ना। क्या करेंगे? सामान्य परिचर्चा। चलिए, उससे पहले सामान्य परिचर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको संकर जो है, कुछ गाय की संकर नस्लें जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, है ना, एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उसमें सबसे पहले आपकी आती है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी आती है करन फ्रिज, और एक आती है करन स्विस, और एक आती है फ्रेश वाल। ये आपकी 3 जो हैं ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संकर नस्लें, है ना। ये क्या है? संकर, और भी होती हैं लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाती हैं वो यही है ना, संकर नस्लें। अब संकर नस्लें तो किसी ना किसी का प्यारे विद्यार्थियों ये हाइब्रिडाइजेशन होंगी, है ना, आपस में जो है संकरण से ये बनी हुई होंगी, ध्यान रखें। अब जैसे मैं बात करूँ टरन फ्रीज की, है ना, चलिए टरन फ्रीज की बात करूँ तो आपके ये किस से मिलकर बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? हॉलिस्टीन फ्रीजियन
और है ना, और आपके जो है थारपार्कर, है ना, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, टरन जो फ्रिज है, टरन फ्रिज, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपार्कर के संतरण से मिलकर बनी है। और आपकी जो ब्राउन स्विस की बात करें, सॉरी ये टरन स्विस की बात करें, तो ये आपकी ब्राउन स्विस और साहिवाल, ब्राउन स्विस और साहिवाल के संतरण से जो है कौन सी बनी है प्यारे विद्यार्थियों, टरन जो है टरन स्विस, है ना, कौन सी है, टरन स्विस। इसके अलावा फ्रेसवाल भी है ना, कौन सी है, फ्रेसवाल। अब फ्रेसवाल की बात करें तो आपकी हॉलिस्टीन फ्रीजियन और आपकी साहिवाल, इसके संतरण से आपकी जो है ये फ्रेसवाल जो है ये विकसित की गई है, ध्यान रखें, है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए जल्दी से जो है नोट कीजिए। अब थोड़ा सा इसमें बताने वाली जो चीज़ है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें और क्या है बताने वाला, कि ये जो टरन जो फ्रिज है ना, टरन जो स्विस हैं, ये दोनों टरन के नाम से कहाँ से विकसित की गई हैं, NDRI से। अब NDRI क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, मतलब NDRI। और जो कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, करनाल में। और करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखें। तो करनाल हरियाणा में जो NDRI जो है अवस्थित है। अब एक और चीज़ जो है प्यारे विद्यार्थियों, NDRI के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। NDRI के बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, वो ये है कि NDRI की जो स्थापना की, यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ, है ना, स्थापना की मैं चर्चा करूँ NDRI की, तो इसकी स्थापना 1923 में, कब, 1923 में बेंगलोर में हुई। कहाँ पर हुई, बेंगलोर में हुई। उसके बाद 1955 में, कब, 1955 में इसको जो है करनाल स्थानांतरित किया था, है ना, करनाल में स्थानांतरित किया था, ध्यान रखें, करनाल में इसको स्थानांतरित किया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, फ्रेजवाल हो गया और ये संकर नस्लें NDRI है ना, तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर थोड़ा और जो है बेसिक जानकारी की और जो है परिचर्चा करते हैं ना, ये नोट कर लीजिए, संकर नस्लें जो है नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, है ना। चलो और बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी की और जो है परिचर्चा करते हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले गाय की सामान्य जानकारी की चर्चा करते हैं। सामान्य जानकारी, इसको थोड़ा सा सामान्य जानकारी तो थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो सामान्य जानकारी में जैसे मैं गाय की बात करें तो गाय को पालने वाला कौन है, थोड़ा सा स्टोरी के तहत हम चलेंगे, है ना, एक स्टोरी के तहत हम चलेंगे कि एक ग्वाला था। और आपको पता है गाय को पालने वाला कौन होता है, ग्वाला होता है। कौन होता है, ग्वाला होता है। तो ग्वाला ने जो है एकदम जो है गाय, बहुत सारी गाय देखी है ना, ऐसे गाय, और एकदम मतलब बहुत बड़ा झुंड सा देखा, है ना। तो क्या देखा, झुंड देखा। तो झुंड देखा तो इस ग्वाला ने क्या किया, थोड़ा सा, ग्वाला जो है विदेश का था, है ना, विदेश का था, तो हार्ड, अरे वाह क्या वर्ड है, हार्ड बोलने की बजाय उसने थोड़ा सा कह दिया हर्ड। क्या कह दिया, हर्ड। तो ध्यान रखें, जो गाय का जो झुंड है वो क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। अब एक चीज़ सोचो, गाय के झुंड में क्या ओनली नरी होगा या मादा होगी, दोनों ही होंगे। भाई गाय के झुंड में प्यारे विद्यार्थियों नर भी हो सकती है और मादा भी हो सकती है ना। आप गाय के झुंड में नर भी हो सकती है और मादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, है ना। अब इसमें गाय जो ग्वाला है, ग्वाला ने देखा है गाय का जो है झुंड देखा। अब झुंड में अब रात के 8 बजे की बात है, 8 बजे के बाद तो आप समझते ही हो कि अनर्थ हो जाता है। तो बेचारा ग्वाला झुंड को कहना चाहता है वाट ए हार्ड, और इसने कह दिया हर्ड। तो इसका मतलब जो झुंड है वो क्या कहलाएगा, हर्ड कहलाएगा। अब सुनो, अब जो झुंड होता है, झुंड में भाई साहब नर भी होगी और आपके मादा भी होगी। भाई झुंड है, झुंड में नर भी होगा और मादा भी होगी। चलो बहुत बढ़िया।
तो जो गाय का जो झुंड था उसमें नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। तो एक जो कपल था, ग्वाला ने कहा कि चलो जाओ, अब इन आपस में जो है कपल बन गए साहब, जो भी है ना, इसे नर को जो है ये मादा गाय जो है पसंद आ गई। अब पसंद आ गई तो ग्वाले ने कहा ठीक है आप भ्रमण पर जाओ। तो भाई साहब दोनों जो है भ्रमण पर गए, थोड़ा सा स्टोरी के तहत सुनना है ना। दोनों कहाँ पर गए? भ्रमण पर गए ना। और भ्रमण पर कितने दिन के लिए गए? 21 दिन। 21 दिन, ठीक है, 21 दिन के भ्रमण पर गए। नर और मादा 21 दिन के भ्रमण पर गए। कितने दिन के भ्रमण पर? 21 दिन के भ्रमण पर। अब क्या हुआ? अब आप समझते ही हो कि जो मादा है ना, जो मादा है, ये जो मादा है वो हीट में आ गई। क्या हुई? हीट में आ गई, है ना। क्योंकि 21 दिन बाद आपको पता है 21 दिन में क्या होता है, 21 दिन इसका ऑस्ट्रोसाइकल यानी कि मध्य चक्र अवधि होती है। अब क्या हुआ आपको पता है, जब साथ चले इतनी लंबी दूरी तो 21 दिन तक साथ चले। 21 दिन के बाद जो है मादा क्या हुई? हीट में आ गई। अब हीट में आ गई तो भाई नर और मादा के बीच, ये नर और मादा जब 21 दिन बाद हीट में आ गए, तो हीट में आ गए तो इनके बीच क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों? समागम की क्रिया हुई। क्या हुई? समागम, यानी कि समागम की क्रिया मतलब मैटिन हुई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैटिन हुई तो जो ग्वाला था, ग्वाले ने कहा यार ये मैटिन थोड़ा समागम एक अजीब सा शब्द है ना, क्यों ना इसको एक साइंटिफिक टर्म जो है दे दी जाए। भाई आपस में समागम की जो क्रिया है उसको एक साइंटिफिक टर्म दे दी जाए। तो भाई ग्वाले ने क्या किया? ग्वाले ने इसको नाम दे दिया है ना। क्या कहा? समागम की क्रिया को सर्विन कह दिया ना। क्या कह दिया? समागम की क्रिया को प्यारे विद्यार्थियों, समागम की क्रिया सर्विन कहलाई, यानी मैथुन की क्रिया जो है वो क्या कहलाई प्यारे विद्यार्थियों? सर्विन कहलाई। अब याद करो, देखो नर और मादा कितने दिन साथ चले? 21 दिन, यानी कि 21 दिन उसका क्या था? मध्य चक्र। फिर उसके बाद आपस में 21 दिन बाद मादा हीट में आई। अब बात आती है कि मादा हीट में आई, तो भाई मादा हीट में आई तो कितनी देर के लिए आई, है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं, मादा हीट में आई भाई 18 घंटे, मतलब 18 घंटे हीट में आई, है ना। तो आराम से बढ़िया 18 घंटे तक आराम से नर और मादा, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बढ़िया हुई। और उसके बाद 18 घंटे जो हीट में आई, इसी को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? हीट पीरियड। आपसे कोई पूछ ले कि मध्यकाल है ना, मध्यकाल अवधि, यानी कि मध्यकाल अवधि यानी कि हीट पीरियड आपसे कोई पूछ ले गाय का, तो कितने घंटे हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 18 घंटे। कितने? 18। 18 आवर इज बेस्ट फॉर मैटिंग एंड काउ। ध्यान रखना इसका, है ना। अब क्या हुआ भाई साहब? नर और मादा 21 दिन साथ चले, मादा के जो है हीटिन पे आई, समागम की क्रिया हो गई। समागम की क्रिया को नाम दे दिया भाई सर्विन, कि यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो सर्विन, ग्वाले ने कहा कि इसको नाम दे देते हैं सर्विन। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई। अब साहब सर्विन की क्रिया बढ़िया आराम से समागम की क्रिया होने के बाद अब ये साहब भ्रमण पे और निकल गए। इस बार जब भ्रमण पे निकले तो ये निकले भाई 285 दिन। कितने दिन? 280 से 285 दिन, लगभग 285 दिन ये भ्रमण पर निकले। अब 285 मतलब समागम की क्रिया हुई, उसके बाद ये भ्रमण पर निकले कितने दिन? 285 दिन। और 285 दिन के बाद और जो मादा है, जो मादा गाय और जो मादा गाय है वो क्या चिल्लाने लगी? अब वो चिल्लाने लगी क्या चिल्लाने लगी? काविन काविन। क्या चिल्लाने लगी प्यारे विद्यार्थियों? काविन काविन। जो मादा गाय थी वो क्या चिल्लाने लगी? काविन काविन काविन। अब ग्वाले को बड़ी टेंशन, यार मादा काविन काविन क्या चिल्ला रही है। तो जाके देखा तो भाई साहब मादा ने जो है बछड़े को जन्म दे दिया, मतलब गाय जो है ब्यागी। ठीक है ना। अब गाय ब्यागी, चलो देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि यार मादा काविन काविन चिल्ला रही है, तो इन्होंने जाके देखा तो गाय क्या हुई? ब्यागी। यानी कि ब्याने की जो क्रिया है, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ब्याने की क्रिया, अब ब्याने पे क्या होगा? बच्चा देना, ऑब्वियसली बात है ना। तो ब्याने की क्रिया या बच्चा देने की क्रिया को, है ना, बच्चा देने की क्रिया
या ब्याने टिटिरिया, बच्चा या ब्याने टिटिरिया, ये क्या कहलाई? टाबिन कहलाई। भाई इसने ग्वाला ने नाम दे दिया कि बच्चा देने की। अब बड़ी समस्या, अब क्या समस्या? अब पड़ोसी आके बोला भाई तेरी गाय तो ब्याह दी, तो ये बोला कि बछड़ा हुआ या बछड़ी। अब ये भी बड़ी समस्या। अब जैसे पता ही है आपको, तो हमारे यहाँ जो है रीति रिवाज ये है कि आपस में जैसे जोड़ा मिलता है पति पत्नी, उससे पहले तो जैसे ही नामकरण सोचने लग जाते हैं। बेटा हुआ तो जो है, बेटा हुआ तो कुछ भी नाम रख दो, जैसे मेरा नाम रख दो भाई, है ना, और बेटी हुई तो किसी का भी नाम रख दो, है ना, ऐसे जो है नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही साहब ग्वाले ने सोचा कि यार अंधेरा हो रहा है तो सुबह जाके देखेंगे, बाड़े में सुबह जाके देखेंगे कि भाई उसने बछड़ा दिया या बछड़ी। यदि बछड़ा दिया है तो उसने कहा कि यार यदि जो है नर है तो उसने कहा कि नर को तो मैं कह दूंगा काफ, और यदि मादा हुई तो इसको मैं कह दूंगा हीफर। सीधी सी बात है ना। ये इसने कहा कि यार इन्होंने बच्चों के, अपने गाय के बच्चों के नामकरण याद रख लिए। अब सोचो 21 दिन चली, तो 21 दिन क्या कहलाई? मध्य चक्र अवधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 285 दिन, जो 285 दिन, ये क्या कहलाता है? गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि मतलब सीधी सी बात है, इतने दिन तक बच्चा पेट में रहा। गर्भकाल अवधि, जैसे मैं बात करूं तो इंसानों में भी ऐसे ही होता है ना। तो वो गर्भकाल अवधि, गाय की गर्भकाल अवधि कितनी? 285 दिन। ठीक है, बच्चा भी हो गया साहब। अब जो है काबिन चिल्लाई। काबिन का मतलब क्या होता है? बच्चा देने की क्रिया। ये बात हो रही। नर हुआ तो भाई साहब काफ कह दिया, और मादा हुई तो प्यारे विद्यार्थियों हीफर कह दिया। ध्यान रखें। अब क्या हुआ? अब जब ये ऑब्वियसली बात है, जब गाय ब्याह गई तो दूध भी देगी। अरे दूध भी देगी ना। अब दूध दिया, अब दूध कितने दिन देती है गाय? लगभग ये देती है प्यारे विद्यार्थियों, गाय लगभग 305 दिन, है ना। तो 305 दिन। अब ग्वाला बड़ा समझदार, ग्वाले ने कहा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, मतलब मुझे तो दूध चाहिए 305 दिन, और 305 दिन दूध तभी आ सकता है जब आपस में समागम की क्रिया फिर से ना हो, है ना। तो इसमें देखो आगे क्या दिमाग लगाता है ग्वाला, है ना। तो इसमें ध्यान रखना कि ग्वाले को क्या चाहिए? दूध चाहिए। कितने दिन चाहिए भाई साहब? 305 दिन चाहिए। तो ये जो है ये दुग्धकाल अवधि कहलाएगी। गाय की आपसे कोई पूछ ले दुग्धकाल अवधि, तो दुग्धकाल अवधि कितनी होती है? मतलब लैक्टेशन पीरियड। दुग्धकाल अवधि कितनी हो गई? लैक्टेशन पीरियड 305 दिन। अब ग्वाला बड़ा समझदार, उसने कहा कि यार ये नर फिर से बाजी मार जाएगा, तो इसने दावत पे बुलाया। जो नर था, जो सांड था, उसको दावत पे बुलाया। वे बोले यार आज दावत पे आ थोड़ा सा, और आज थोड़ा पार्टी सार्टी करते हैं ना। अब भाई साहब नर ने बड़ा, जो ग्वाला था उसने नर जो गाय थी मतलब सांड था, उसको बड़ा ज्ञान दिया। भाई तू क्या करेगा? इन ये चक्करों में छोड़ दे, ये महिला मित्रों के चक्कर छोड़ दे, है ना। कुछ नहीं पड़ा, तू कुछ बेहतर कर सकता है, तू आगे एथलेट्स में जा सकता है, तू तेज धावक बन सकता है, तू कृषि कार्य कर सकता है, तू तेज दौड़ सकता है। अरे भाई साहब सांड के समझ में आ रही बात। तो उसने कहा ठीक है साहब, फिर क्या किया जाए? ग्वाला बड़ा समझदार कि चल तेरा मैं बदियाकरण करता हूँ। क्या करता हूँ? बदियाकरण करता हूँ। तो भाई साहब फिर उसके बाद जो है क्या कर दिया जाता है? बदियाकरण। और नर का, यानी कि बदियाकरण किया किसका? नर का। और नर का जो बदियाकरण किया जाता है, तो इसको हम, जो नर है बदियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है? बुल्लौट कहलाता है। क्या कहलाता है? बुल्लौट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। समस्या ये थी, ठीक है। ये आपके जो है ग्वाले ने जो भी किया ये पूरा है विस्तार से। अब इसमें एक और चीज सुनो। गाय जब ब्याई थी ना, उसके बाद कितने दिन बाद गाय जो है फिर से गर्भित हो सकती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गाय, सोचो गाय ब्याई, उसके कितने दिन बाद गाय फिर से गर्भित हो जाएगी? होता कि नहीं होता है भाई? अभी बच्चा हुआ, बच्चा के होने के जस्ट बाद तो आप गाय को गर्भित नहीं कर सकते ना। एक टाइम पीरियड, एक समय
लगता है डरबित होने में। तो वो समय पीरियड क्या है, आप कितने दिन बाद एक गाय को डरबित कर सकते हो। तो ध्यान रखना 60 से 90 दिन बाद, मतलब 2 से 3 महीने बाद ही गाय को आप डरबित कर सकते हो। उससे पहले मतलब डरबित आपको करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक बार देखें, ग्वाला ने क्या कहा, जो झुंड था उसको हर्ड कहा। उसके बाद नर और मादा 21 दिन तक साथ चले। 21 दिन को मैंने क्या कहा, हमने क्या कहा, मध्य चक्र अवधि कहा, यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल कहा। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद मादा क्या हुई, हीट में आई। हीट में कितने दिन के बाद आई, मतलब जो है 18 घंटे, मतलब मध्यकाल अवधि। और मध्यकाल अवधि क्या होती है, मतलब मध्यकाल अवधि वो होती है जिसमें नर, जो मादा पशु जो होता है वो नर पशु का साथ चाहता है ना, वो टाइम पीरियड। और कितने दिन साथ, कितने घंटे साथ चाहता भाई, ये 18 घंटे ही चाहता है ना। तो 18 घंटे क्या हुआ, मध्यकाल अवधि हो गई। ठीक है, समागम की क्रिया अब क्या हुई, समागम की क्रिया हुई। समागम की क्रिया को क्या दे दिया, सर्विन दे दी। फिर सर्विन के साथ ये नर और मादा दोनों एक साथ 285 दिन के भ्रमण पर निकल गए। अब 285 दिन का जो भ्रमण काल है वो क्या कहलाएगा, गर्भकाल अवधि, गेस्टेशन पीरियड। फिर उसके बाद जो 285 दिन बाद मादा चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी, टाबिन टाबिन। और टाबिन का मतलब क्या होता है, बच्चा देना या ब्याने की क्रिया। ठीक है, उसके बाद यदि उसने कहा कि नर हुआ तो काफ कह देंगे और मादा हुई तो हेफर कह देंगे, नामकरण हो गया। फिर इधर ग्वाले ने भी दिमाग लगाया कि बदियाकरण कर देते हैं, और बदियाकरण किया हुआ नर बुल्लौट कहलाता है। बदियाकरण को और मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपकी जो है टर्मिनोलॉजी हो रही। अब इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना, ध्यान रखें। तो एक बार जो है प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लिख लें ना, लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और दो है सामान्य जानकारी बची हुई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं ना। झुंड हो गया, है ना। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है, एक बार हम फिर से इसी टर्मिनोलॉजी को फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा वो समझाने के मकसद थी। देखते हैं, समूह, समूह को हमने क्या कहा है, हर्ड कहा है। समागम की क्रिया, समागम की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विन। समागम की क्रिया सर्विन कहलाई। उसके बाद बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाई प्यारे विद्यार्थियों, टाबिन कहलाई, है ना, टाबिन कहलाई। उसके बाद जो है इसमें जो बेस्ट, इसके बाद जो बेस्ट नर होता है, बेस्ट नर, इसको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वेस्ट नर जो होता है इसको कहते हैं टाफ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट नर को बुल टाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल टाफ। दूसरा जो बेस्ट मादा होती है, बेस्ट मादा, बेस्ट मादा को हीफर काफ कहते हैं, हीफर काफ। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखें, जो काफ शब्द है, जनरली एक चीज़ बता दूं, काफ शब्द जो है एक नवजात के लिए यूज होता है ना, नवजात के लिए। अब उसमें वो बछड़ा भी हो सकता है और बछड़ी भी हो सकता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। वो तो वहाँ पर एक क्योंकि एक कहानी के तौर पे था इसलिए मैंने बता दिया था। एक्चुअलिटी में ये है कि काफ शब्द नर और मादा दोनों के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन जो हीफर शब्द है वो केवल और केवल मादा के लिए यूज हो रहा है, ध्यान रखें इसका, है ना। चलिए उसके बाद और देखते हैं, प्रौढ़ नर। प्रौढ़ नर क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा साण कहलाएगा। प्रौढ़ नर साण, और प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ मादा क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये गाय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गाय। प्रौढ़ जो मादा होती है वो गाय कहलाती है। और देखते हैं इसमें, मैंने बताया कि जो गर्भकाल अवधि होती है, गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि बताई थी कितने दिन, 285 दिन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मध्य चक्र अवधि, यानी कि मध्य चक्र अवधि को हम कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल कितने दिन की होती है प्यारे विद्यार्थियों, 21 दिन की। उसके बाद जो है मध्यकाल अवधि, मध्यकाल अवधि अभी मैंने बताई थी हीट पीरियड।
और हीट पीरियड कितने घंटे का, 18 घंटे का, ठीक है, ध्यान रखें इसका। सर्विन हो गया, हर्ड हो गया, है ना, ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ ही इसमें दो चीज़ और हैं, नाड़ी गति है एक, ये भी आप लिख लें कि जो नाड़ी गति का तात्पर्य है पल्स रेट, किससे है, पल्स रेट से है। और जो नाड़ी गति जो है वो कितनी रहती है, 40 से 50 प्रति मिनट, है ना, 40 से 50 प्रति मिनट जो है गाय में नाड़ी जो गति रहती है वो 40 से 50 प्रति मिनट होती है। इसके साथ ही नाड़ी गति के साथ एक और जो है गति होती है श्वास दर जो होती है ना, रेस्पिरेशन रेट, कि भाई गाय में कितनी श्वास दर होती है। और श्वास दर कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है आपके जो है 20 से 25 प्रति मिनट, 20 से 25 जो प्रति मिनट है, ये आपके जो है गाय में श्वास दर होती है। तो नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, है ना। चलिए, नोट कर लिया। अरे समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है क्या? चलो, आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ। हाँ, गर्दन हिला के बताओ। हाँ, आप सोच रहे हो मुझे दिख नहीं रहा है ना, मुझे सब दिख रहा है, पर अंतर्यामी हूँ मैं, है ना, ध्यान रखें इसका। चलिए, ये हो गया। और थोड़ा सा और देखते हैं इसकी जानकारी प्यारे विद्यार्थियों, और थोड़ी भी और जानकारी है वो भी हम देख लेते हैं गाय के जो बारे में। चलिए देखो, जो अभी जो नाड़ी गति जो रहती है ना, नाड़ी गति पूंछ के नीचे जो टॉर्जियल धमनी है उससे मापी जाती है। ये भी थोड़ा सा नोट कर लें, ये नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों कि नाड़ी गति पूंछ के नीचे स्थित टॉर्जियल धमनी से मापी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं। अब देखो, दो शब्द हैं, दो शब्द प्यारे विद्यार्थियों, मैं दो शब्द आपके लिए बताऊंगा। एक तो बताऊंगा वेलोविन, और एक होता है वेलोविन। देखो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ W है और यहाँ B है, समझ में आया? वेलोविन और वेलोविन दोनों, देखो, है ना। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ W का मतलब पानी, मतलब जो है पानी में जो है, मतलब गाय और भैंस का जो है पानी में जाना, पानी में या कीचड़ में लेटना, वो जो है आपका बेलोइन, है ना। पानी में लेटना जो है वो बेलोइन है। और बेलोइन, देखो यहाँ बैल, अरे घंटी बजाते हो ना, किसी के घर जाते हो तो, है ना, और नहीं तो बदमाश बच्चे तो ऐसे ही बजाते रहते हैं ना, ठीक है। तो बेलोविन जो है आपको क्या है, मतलब आवाज़, है ना। घंटी आप बजाते हो तो, बैल बजाते हो तो क्या आती है, आवाज़ आती है, कहाँ से? अरे दोनों तरफ से ही आती है ना। आप जब बजाते हो तो ट्रिन की, और अंदर से आती है टोन, है ना, ध्यान रखें। तो जो है गाय व भैंस की आवाज़, या जो रमाना, इसको हम कहते हैं हिंदी में रमाना, ये क्या कहलाता है, बेलोविन कहलाता है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही एक और है कि भाई ये जो गाय है कितने महीने बाद प्यूबर्टी पे आ जाती है, प्यूबर्टी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लिख लें कि प्यूबर्टी यानी कि प्रौढ़ अवस्था, मतलब गाय जो है वो गाय और जो भी है जवान योजना, है ना। तो जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी कितने माह पर आ जाती है, 24 से 30 माह, ध्यान रखें, है ना। 24 से 30 माह पर गाय में जो है प्यूबर्टी आ जाती है ना, एक तरह से ध्यान रखें इसका। जो भी मध्यचक्र जो भी प्रोसेस है वो सभी चालू हो जाती है, ठीक है। ये चलिए, ये देख लेते हैं। अब और देखते हैं, ये नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, बेलोइन क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं। ये भी थोड़ा सा नोट कर लें, भारत में
भारत में जनवरी 2020 तक मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें, वो कितनी है? मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें 50 हैं, है ना। और मान्यता जो देने वाली, मतलब रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था कौन सी है? ये भी कभी जब भी पूछ लिया जाता है कि नस्लों का रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था, और रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था NVAGR, और NVAGR मतलब नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NVAGR? कम ऑन स्पीड बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या है? नहीं पता? चलो कोई ना, हम बताते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, ये ध्यान रखें आप। चलिए, NVAGR, है ना, नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। NVAGR, और एक और चीज, NVAGR ये कहां पर है? करनाल में, है ना, करनाल हरियाणा में। यहां पर ही जो है सभी जितनी भी तमाम नस्लें हैं उनका रजिस्ट्रेशन NVAGR में होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैल हैं, बैलों के बारे में बताया था, बदियाकरण, है ना, बदियाकरण के बारे में बताया था। तो बदियाकरण में देखो, बदियाकरण उद्देश्य क्या है उसके आधार पर नामकरण भी किए गए हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट बात करूं तो आपके बुल्लॉट है, दूसरा है आपके स्टीर है, तीसरा है आपके टीजर बुल। देखो, आपने नर का बदियाकरण किया, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की वजह से हम जो है 3 नाम देते हैं। बदियाकरण किए हुए जो नर होता है उसको हम 3 नाम देते हैं, कारण उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? यदि बोझा ढोना या कृषि कार्य के लिए, ना, बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए, बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए आप जो है नर का बदियाकरण कर रहे हो, तो वो नर जो है वो क्या कहलाएगा? बुल्लॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बुल्लॉट कहलाएगा। लेकिन मांस उत्पादन के उद्देश्य से, मांस उत्पादन के उद्देश्य से बदियाकरण, मांस उत्पादन के उद्देश्य से यदि आप बदियाकरण कर रहे हो तो वो नर क्या कहलाएगा? स्टीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टीर कहलाएगा। और मादा में हीट का पता लगाने के उद्देश्य से नर का बदियाकरण वो टीजर बुल कहलाएगा। ध्यान रखें ना, तो बुल्लॉट, स्टीर और टीजर बुल 3 प्रकार के होते हैं, बुल्लॉट, स्टीर और टीजर बुल, है ना, बुल्लॉट, स्टीर और टीजर बुल। अब इसमें क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो सूत्र वाहिनी होती है, बेसोक्टोमी जो होती है, उसको काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है ना। तो बदियाकरण में क्या किया जाता है? सूत्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है ना, सूत्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो है आपके अभी हमने देखा है ना, ये अभी चलिए, है ना, गाय के बारे में, गाय के जो है देसी गाय और आपकी विदेशी गाय देखी हमने, उसके बाद देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर देखा, उसके बाद जो है वर्गीकरण देखे गाय के,
उसके बाद विदेशी गाय के जो है कौन कौन सी विदेशी गाय हैं उनके उत्पत्ति स्थान देखे, संकर नस्लें देखी हमने, सामान्य जानकारी की जो है परिचर्चा की, उसके बाद इसकी परिचर्चा की, उसके बाद जो है हमने और सामान्य जानकारी बेलोइन है, प्यूबर्टी कब आती है, मान्यता प्राप्त नस्लें और इन सभी की चर्चा की। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी हमारा जो है गाय का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है मैं नस्लों की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।